Hello everyone. So how are you doing? In this video, we will cover everything that is related to web, whether it's related to network, whether it's related to uh, you can say servers, you can say hosting, domain, DNS, and each and everything which you should be knowing before you start web development. ठीक है, तो अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कोडिंग में कुछ भी अगर आप स्टार्ट किए हो, तो ये सब जो टॉपिक्स आज हम जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आगे भी आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम देने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वेब से। थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखेंगे हम कि क्या वेब का हिस्ट्री रहा है अभी तक, कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोडक्शन किया था इसका एंड कैसे सारी चीज़ों को रिलेटेबल हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स। सो बेसिक्स किस चीज़ का है? ये पूरे वेब डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ वेब। वेब क्या होता है? तो मैंने कुछ डेफिनेशंस इंक्लूड कर रखी है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हो कि वेब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, या तो आप www बोल सकते हो, आपने सुना ही होगा वर्ल्ड वाइड वेब, और सिंपली द वेब, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओके, इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। क्या है, ध्यान से समझना। इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज लिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल। ये बोलने का क्या प्रयास कर रहा है कि वी हैव a large number of documents, and these documents are interrelated, with each other. Okay, these documents are interrelated with each other. Okay, linked by hyperlinks. सो कैसे लिंक्ड है ये हाइपरलिंक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड यूआरएल। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आता है यूआरएल। क्या होता है? जो टर्म हमें समझ नहीं आएगी वो हम साइड में लिखते जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक वास्ट नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क भी क्या होता है ये भी हमें देखना है। सेकेंड नेटवर्क, फर्स्ट यूआरएल, सेकेंड नेटवर्क। ठीक है, ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, लिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स, और लिंक कैसे? वो हाइपरलिंक से हैं, एंड यूआरएल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है वो द वेब अलाउज यूजर्स टू ईजिली एक्सेस। वेब क्या अलाउ करता है? टू ईजिली एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ओके, यहीं से मैं डाउट क्लियर करते जाता हूँ। सपोज यहाँ हमारे पास क्या है, एक ब्राउज़र है। ठीक है, आप चलो इसको अभी वेब समझ लो। इस वेब के अंदर बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, इस वेब के अंदर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। कैसे हैं ये? आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपस में सारे इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे शेयर डेटा अमॉन्ग देमसेल्व्स। ओके, एंड डेटा किस तरह का डेटा हो सकता है? वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, अदर मल्टीमीडिया कंटेंट एज वेल। ठीक है, तो वेब क्या होता है? वेब को हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोल सकते हैं। एक प्लेस है, एक जगह है वेब, जहाँ पे हम वेब पेजेस को रखते हैं, जहाँ पे हम क्या रखते हैं? डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड दे शेयर डेटा अमॉन्ग देमसेल्व्स। इतना निचोड़ हमें समझ में आ गया। ओके, सो व्हाट इज वेब? वेब इज जस्ट अ प्लेस विच कंटेन्स a huge collection of web pages, and those web pages are interconnected with each other and they mainly share data among themselves. ठीक है,
थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो वेब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें एक साइंटिस्ट ने दिया था, एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज टिम बर्नर्स-ली, ओके। एंड इट वाज अराउंड 1980 के अराउंड था ये समय, जब टिम बर्नर्स-ली काम करते थे सर्न में, ठीक है। सर्न क्या है? एक यूरोपियन, देखो थोड़ा सा तो थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन था, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह का था, एक कंपनी बोल सकते हो, कम्युनिटी बोल सकते हो, जहाँ पे ही वॉज वर्किंग। अब टिम बर्नर्स-ली साइंटिस्ट के हिसाब से ही वॉज गेटिंग डिफ़िकल्टी टू शेयर डेटा। उनको क्या दिक्कत आ रहा था? टू शेयर डेटा बिटवीन रिसर्चर्स, ठीक है। उन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो भी रिसर्चर थे, काफ़ी सारे रिसर्चर हैं हमारे पास, इन दोनों के बीच में डेटा शेयर आसानी से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप बात करो कि कोई भी मुझे ऐसे फॉर्मेट में शेयर करना, ध्यान से समझो कि ऐसे फॉर्मेट में, देखो व्हाट्सएप फेसबुक तो बाद में आया, सोशल मीडिया का क्रेज़ तो बाद में आया, 2000 के बाद आया है वो सब। उससे पहले टिम बर्नर्स-ली ने सोचा कि अगर वी हैव टू शेयर टेक्स्ट, वी हैव टू शेयर इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट, सो हाउ वी कैन परफॉर्म दिस एक्शन। सो व्हाट ही डिड, ही फाउंडेड वेब। उन्होंने वेब का फॉर्म किया, ओके, ठीक है। तो उनका मेन गोल क्या था? टू शेयर डेटा अमॉन्ग रिसर्चर्स। इतना समझ आ गया? तो टिम बर्नर्स-ली सब चीज़ के पीछे थे, ओके। आगे देखते हैं। तो वेब का यही कॉन्सेप्ट है, एंड ये बात जो है ना, वेब का जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो 1980s के अराउंड है, ओके। ये 1980s के अराउंड है। 1990s के अराउंड वेब आया, सॉरी ब्राउज़र्स आए, ठीक है। जब हम 1990s की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आया? ब्राउज़र, ठीक है। इसका भी थोड़ा हिस्ट्री बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में अपने को समझ आएगा फिर। 1980s में हमने वेब की बात की। किसकी बात की 1980s में? वेब की बात की। 1990s में हमने ब्राउज़र की बात की। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे हुज नेम वाज मार्क एंडरसन, ओके। तो ये जो साइंटिस्ट थे, अच्छा एक बात बता दूं कि ये जो साइंटिस्ट डिस्कवर किया है इन्होंने, उससे पहले हमारे पास HTML और CSS आ गया था, ठीक है, जिसके स्टैटिक चीज़ें, ध्यान से समझो, HTML और CSS से स्टैटिक चीज़ें बनने लगी थी, क्रिएट होने लगी थी। तो मार्क एंडरसन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग ये काम किया कि हम चीज़ों को डायनेमिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। उनका मेन कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। 1990s में उन्होंने क्या सोचा कि ये रहा हमारे पास ब्राउज़र। देखो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक जगह होता है जहाँ पे हम अपने वेब पेजेस को होस्ट करते हैं। ब्राउज़र इज़ अ प्लेस वेयर वी होस्ट आवर वेब पेजेस, ओके, ठीक है। तो मार्क एंडरसन ने क्या किया कि इन्होंने बोला कि एडिंग दीज पेजेस टू ब्राउज़र, कि ब्राउज़र में ये सारे पेजेस को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ डायनेमिकली, हाउ आई कैन ऐड पेजेस टू अ ब्राउज़र। तो मार्क एंडरसन ने ना सबसे पहला एक ब्राउज़र डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट नेम ऑफ दैट ब्राउज़र वाज नेटस्केप नेविगेटर। एंड इसी टाइम ना इनका दिमाग चल रहा था जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी, क्योंकि डायनेमिक चीज़ें इनको चाहिए थी, और जावास्क्रिप्ट आपको पता ही कि डायनेमिक इंटरेक्टिविटी बढ़ा देता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ।
तो इनका दिमाग मार्क एंडरसन का दो जगह था कि ब्राउज़र्स में डायनामिक इंटरएक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही लेके आया था, ठीक है। और ब्राउज़र जो नेटस्केप नेविगेटर था वो भी इसी टाइम के अराउंड हो रहा था कि जब जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था ना, उसी टाइम ये ब्राउज़र भी आया था, नेटस्केप नेविगेटर। इतना समझ आ गया, आप बस रिलेट करना सारी चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं हम। वेब पेज क्या होता है, वेब का पता चल गया, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखो, वेब पेज इज डॉक्यूमेंट। अब भी बताया मैंने कि हमारे पास एक वेब है एंड इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में कुछ तो रखते हैं जिसको हम वेब पेज बोलते थे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, वेब पेज इज डॉक्यूमेंट मोस्ट ऑफन रिटन इन HTML। ओके ओके ओके, मैं रिलेट कर रहा हूँ। ये मेरे पास वेब है, दिस इज कॉल्ड वेब एंड दीज स्मॉल बॉक्सेस आर वी कैन डिक्लेयर देम एज वेब पेजेस and these pages are nothing but document and these document are written in a language known as HTML. Okay, I can relate everything. Could you able to recognize everything कि हमारे पास वेब है, वेब के अंदर हमारे पास वेब पेजेस हैं, these web pages are also called documents and these documents are written in HTML, ठीक है। and also including CSS, cascading style sheet and JavaScript. This document is accessed by entering its URL address into the browser. अब देखो, अब what do we mean by document? We mean by document web page. So we are at the end we are calling a web page as a document only, ठीक है। तो this document, this web page is accessed by entering its URL. What is URL, man? What is URL? Address into a browser, ठीक है। So this is my browser. अभी आप लोग इतना तो जानते हो कि दिस इज लेट्स से क्रोम ब्राउजर। अब हियर वी हैव एन ऑप्शन टू सर्च थिंग्स, ठीक है। मैं इस सर्च बार में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्च बार। इस सर्च बार में हम URL टाइप करेंगे। URL आप लिखते हो google.com, यू आर एंटरिंग दिस in this area, in this search bar, okay. So URL mainly stands for uniform resource locator, ठीक है। चीजों को तोड़ के समझो। यूनिफॉर्म का मतलब एक मिनट, ओके। यूनिफॉर्म रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जो कहीं पे मौजूद है, ठीक है। ऐसा रिसोर्स, ऐसा डेटा जो कहीं और पे मौजूद है और उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं URL। इस फॉर्मेट में हम उसको एक्सेस करते हैं इस डेटा को, ठीक है। अब ये google.com जब मैं लिखता हूँ, कहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं एक ब्राउज़र पे लिखता हूँ, एक ब्राउज़र पे टाइप करता हूँ। तो इसके बैकएंड में कितनी चीज़ें होती हैं वो हम आगे देखेंगे। तो हो सकता है ये लंबा लेक्चर जाए थोड़ा, बट सारी चीज़ समझ आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जो मैंने इंक्लूड किया है वो ये है कि, एक मिनट में इरेज कर लूँ, वो ये है कि योर वेब ब्राउजर रीड्स द डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेट इट। ओके, आई हैव रिटन अ डॉक्यूमेंट, आई हैव अ वेब पेज, अब अच्छा ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा कि मैंने एक ब्राउज़र में लिखा google.com, ठीक है। अब माय वेब ब्राउज़र reads the document, this is a web page, this is called as a web page and browser reads this, browser इसको रीड करेगा and translate it, so क्या करता है, ट्रांसलेट करता है,
ट्रांसलेट किया, रेंडरिंग द ट्रांसलेटेड वेब पेज ऑन योर डिवाइस। अब इसको हम बोलते हैं, अभी के लिए बस ध्यान रखना इस नाम का, डोमेन। ठीक है, अब इस डोमेन नेम को वो रेंडर करेगा, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। अब इस डोमेन नेम को वो रेंडर करेगा हमारे डिवाइस पे। एंड व्हाट इज आवर डिवाइस? आवर ब्राउज़र, आवर ब्राउज़र इफ वी आर यूजिंग लैपटॉप। ठीक है, अ वेब पेज में कंटेन वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। वेब पेज कुछ भी कंटेन कर सकता है। तो व्हाट वी डिड, वी जस्ट रोट google.com इन आवर ब्राउज़र, एंड google.com एक डोमेन है। ठीक है, हम वो लिख रहे हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र क्या करेगा, इसको रीड करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, एंड इस डोमेन पे रिलेटेड, इस डोमेन से रिलेटेड बोल सकते हो, इस डोमेन पे लोकेटेड बोल सकते हो, जो डेटा है वो डेटा मुझे रेंडर करवाएगा। क्या करवाएगा? रेंडर करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा? दिस डिवाइस पे, डिवाइस पे। इतना रिलेटेबल लगा? समझ आया? कुछ नहीं आया आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द वेरी पॉपुलर थिंग इज वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि भैया वी हैव अ वेब, हमारे पास एक वेब है। वेब के अंदर वी हैव डिफरेंट वेब पेजेस, एज यू ऑलरेडी told कि we have different web pages. These web pages are also called as documents, and these documents are written in a language like HTML. Got it? अब a website is a collection of web pages usually collected under a common domain name. ध्यान से समझो इस चीज़ को। मैंने ब्राउज़र में टाइप किया google.com, google.com, ये मैंने ब्राउज़र में टाइप किया, ब्राउज़र में टाइप किया। ठीक है, अब इस डोमेन से रिलेटेड, ध्यान से समझो, इस डोमेन से रिलेटेड इस डोमेन से रिलेटेड मैंने बोला था कि google.com इज अ, वी कैन टेल इट एज अ डोमेन। तो इस डोमेन से रिलेटेड मान के चलो मेरे पास 50 पेजेस हैं। 50 पेजेस हैं मतलब 50 पेजेस इस डोमेन पे होस्टेड हैं। क्या है? होस्टेड हैं। डोमेन का नाम अपने को लाइक लिख रखा था हमने, और होस्टिंग का नाम अभी लिखा है। डोमेन और होस्टिंग बच रहा है। तो एक डोमेन नेम के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, ये वेब पेजेस हैं सारे, इसके कलेक्शन को वी कॉल्ड एज अ वेबसाइट। गॉट इट? व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ कि हमारे पास एक डोमेन है, हमारे पास एक डोमेन है, इस डोमेन के अंदर जितनी भी वेब पेजेस आ रही हैं, उस सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन को वी कॉल इट एज वेबसाइट। समझ आया? ठीक है, नहीं भी आया तो आगे आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं अभी। अब देखो नेटवर्क क्या होता है। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा ब्राउज़र पे google.com, वापस से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। आई हैव रिटन google.com इन माई ब्राउज़र। अब मैंने बोला कि इससे रिलेटेड जितनी भी वेब पेजेस हैं वो मुझे शो कर दे। ठीक है, वो मुझे शो कर दे। या इस वेबसाइट में मैं विज़िट करना चाहता हूँ, इस वेबसाइट में मैं विज़िट करना चाहता हूँ टू सी, ये देखने के लिए कि कितने वेब पेजेस हैं इस पार्टिकुलर डोमेन के अंदर। समझ आया? मैं google.com वाले वेबसाइट पे गया। अब आपको वेबसाइट का मतलब पता है, और मुझे जानना है कि कितने वेब पेजेस इस डोमेन के अंदर आ रहे हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो काफ़ी सारे पेजेस होते हैं उसमें, जो कि आप देख सकते हो वन बाय वन। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो है कि google.com पे देखा, आपने वेब पेजेस एक्सेस कर ले कि हाँ इतने वेब पेज मुझे दिख रहे हैं। अब एक बात बताओ, बिना इंटरनेट के आप ये चीज़ देख पाओगे क्या? अगर आपके लैपटॉप में, अगर आपके फ़ोन में नेट ना हो, नेट तो समझते हो ना, नेट का मतलब समझ रहे हो ना, नेटवर्क। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम।
इसको इरेज करो, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको इलेबोरेट करेंगे हम। A computer network is a system comprising interconnected computing devices that facilitate communication and resource sharing. These network orchestrate data exchange among computers. कुछ नहीं है इस डेफिनेशन में, है क्या? इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ, ध्यान से समझना, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नोड। ये हमारे पास मैं डिब्बा बना रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। It is a system comprising interconnected sorry, it is system comprising interconnected computing devices। मतलब ये सारे जो मैं शो कर रहा हूँ ना, ये क्या है? computing devices। these all are computing devices। computing devices को आप एक और चीज़ बोल सकते हो, नोड्स, ठीक है। इसको आप नोड्स भी बोल सकते हो। ये सारे जो डिवाइसेस हैं ना, ये आपस से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड इंटरकनेक्टेड होने के बाद ये क्या करेंगे? रिसोर्स शेयर करेंगे आपस में। ये आपस में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही काम है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो रिसोर्स शेयर करें आपस में कम्युनिकेट करें। इसी चीज़ को हम वी कॉल इट एज नेटवर्क, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चीज़ में। सेकेंड जो चीज़ है हमारे पास, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखो, ये जो टाइप ऑफ नेटवर्क हम पढ़ेंगे अभी, वो डिपेंड करता है रेंज पे। रेंज का मतलब कि डिस्टेंस, आप कितने किलोमीटर या फिर मीटर के डिस्टेंस पे यूज़ कर रहे हो डिवाइसेस को, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल लेके अगर बताऊं तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन बोलते हैं, वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, फिर मैन आता है, पैन आता है और वीपीएन आता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आप लोगों को इस सब में से वीपीएन का तो पता होगा, इतना आई कैन एश्योर। भले आप लोग कोडिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करते होगे, बट यू शुड बी नोइंग दिस कि वीपीएन क्या होता है, वीपीएन को ऑन कैसे करते हैं, कितने एप्लीकेशंस होते हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अपने वाईफाई को देख लो जो आपने घर पे लगाया है, वही तो है यार लोकल एरिया नेटवर्क। उसका रेंज तो फिक्स होता है ना। हो सकता है आपका जो घर का वाईफाई है उसको नेबर भी यूज़ करे, बट वो उसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है वाईफाई का, तो वो लोकली यूज़ कर सकते हैं, हेंस इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभी आपको उतना नहीं देखना क्योंकि आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी है, इसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो हम दूसरा देखते हैं, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसका थोड़ा रेंज ज़्यादा हो, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो कॉलेजेस में जो लगे रहते हैं वो मेनली वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ अपने को पता होना चाहिए, बस ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा नहीं है अपने को, क्योंकि नेटवर्किंग हम अभी नहीं देख रहे हैं। लास्ट चीज़ जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके बारे में मैं बात करूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो हमारे सिग्नल को, ध्यान से समझो, जो हमारे डेटा को इंटरप्ट करके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, पहले डायग्राम समझो, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। अब इस डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ,
इस डायग्राम में मेरे पास सोर्स आईपी है एंड डिस्टेंस आईपी है। फिर आप बोलोगे आईपी क्या होता है, इस पर बात करेंगे। अभी के लिए एक नंबर समझो, तो आईपी सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी है। तो सोर्स आईपी से मैं डेस्टिनेशन आईपी पे एक डेटा भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? आई एम सेंडिंग अ डेटा। ठीक है, तो एक डेटा भेज रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ तो हो सकता है डेटा मेरे जो डेटा है वो कोई थेफ्ट कर ले, कोई चोरी कर ले, बीच में कुछ लाइक मैलवेयर डाल दे, कुछ भी कर सकता है, डेटा को मैनिपुलेट कर दे, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है ना बीच में। तो हम बहुत बार ये करते हैं कि हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर हम वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं तो जो हम सोर्स आईपी भेजते हैं सोर्स से कहाँ तक? डेस्टिनेशन तक। तो बीच में क्या लिखा रहा है? इनक्रिप्ट पैकेट। वो क्या करता है ना, देखो डेटा जो हम भेजते हैं ना वो छोटे छोटे पैकेट्स में भेजते हैं, तोड़ के भेजते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ना हाय एवरीवन, तो हो सकता है हाय का अलग पैकेट हो, एवरीवन का अलग पैकेट हो। ठीक है, तो जो डेटा होता है उसको हम पैकेट्स में तोड़ तोड़ के भेजते हैं अपने रिसीवर के पास। तो ये पैकेट को क्या करता है ना, इनक्रिप्ट कर देता है। कौन करता है? वीपीएन। वीपीएन क्या कर रहा है? हमारे डेटा को पकड़ेगा एंड उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, एंड पुट इट इनसाइड अनदर आईपी पैकेट। ध्यान से देखो कि हमारे पास एक था सोर्स आईपी, सोर्स ऐसा ही लिखता हूँ मैं, सोर्स आईपी, और एक था डेस्टिनेशन आईपी, और बीच में हम अपने डेटा को सेंड कर रहे थे। तो बीच में हो सकता है डेटा मेरा कोई चोरी कर ले। ठीक है, डेटा मेरा कोई चोरी कर ले। तो जो चोरी कर रहा है कोई, अगर लाइक हैकर है बीच में, तो उसको मेरा आईपी पता है। उसको क्या पता है? मेरा सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस। अब जब मैं वीपीएन को यूज़ करूँगा, एक सेकेंड, अब जब मैं सेकेंड टाइम वीपीएन को बीच में यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ? वीपीएन। तो ये मेरा सोर्स आईपी है और ये मेरा डेस्टिनेशन आईपी है, डीआई। ठीक है, अब बीच में मैं वीपीएन को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डेटा भेजा है इसने सोर्स आईपी। अब वीपीएन क्या करेगा? ये इसका जो आईपी था, इसकी आईपी को पकड़ेगा एंड इस आईपी को एक पैकेट में इनक्लोज कर देगा। ठीक है, इसमें एक इनक्लोज कर देगा, एंड जब ये भेजेगा इसके पास, रिसीवर के पास, तो यहाँ पे इनक्रिप्ट कर रहा है, ये यहाँ पे तो इनक्रिप्ट कर रहा है, वापस ये डिक्रिप्ट करेगा उसी चीज़ को, उसी डेटा को। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास सिक्योर हो रहा है, डेटा हमारा सुरक्षित जा रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है वीपीएन का। और यहाँ पे आईपी का फुल फॉर्म ये है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे हम पढ़ेंगे ही इसके बारे में आगे, बट अभी के लिए कॉल इट एज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हमने बात की नेटवर्क के टाइप्स की। ठीक है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? हमने लैन देखा, वैन देखा, मैन देखा, पैन देखा, और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखा। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क आपस में जो रहते हैं ना, हमने क्या बोला? हमने बोला कि नेटवर्क का मतलब डिफरेंट नोड्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, डेटा शेयर करते हैं और आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फॉर बेटर फैसिलिटेशन ऑफ एप्लीकेशन, कि हमारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग सही ढंग से हो पाए। ठीक है, तो ये जो नोड्स आपस में कनेक्टेड है ना, इनके कनेक्शन का अलग अलग तरीका है। मतलब ये आपस में कैसे भी कनेक्ट नहीं हो सकते, इसके लिए हमने कुछ डिफाइन करके रखा है, और उसी चीज़ को, इन्हीं के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर,
विथ ईच अदर, आपस में कैसे कनेक्टेड है, उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब डायरेक्ट नोड से नोड कनेक्टेड है। सेकंड होता है बस, ठीक है, बस में जैसे सीटें रहती है वैसे कनेक्टेड हो सकता है, रिंग में हो सकता है, स्टार में हो सकता है, ट्री में हो सकता है, मैश में हो सकता है, एंड हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड एक कलेक्शन होता है दो का। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपको बस पता होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे आना ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तो नेटवर्किंग एक चैप्टर होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ोगे। मैं बस इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ताकि आगे जो टर्म्स आएंगे ना वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क, अब आपको पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय नेटवर्क। अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल का तात्पर्य क्या है। प्रोटोकॉल मतलब अ सेट ऑफ रूल्स जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, रूल्स जिसको हम फॉलो करते हैं। अब ये कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं। ओके, इसको इरेज करो, थोड़ा सा जूम करो। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स and conventions that govern how data is transmitted, received and processed in computer network। अच्छा, समझ गया। देखो मतलब मैंने बोला कि वी हैव डिफरेंट नोड्स and these nodes are interconnected with each other। they mainly share data among themselves and communicate। ठीक है, तो वो जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो डेटा रिसीव कर रहे हैं एंड उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, एक नेटवर्क में। तो ये ऐसा थोड़ी है कि कभी भी डेटा सेंड करें, कभी भी रिसीव करें। इसके लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, इसी रूल्स को हम बोल रहे हैं प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर आपको डेटा शेयर करना है आपस में, डिफरेंट नोट्स से कम्युनिकेट करना है, तो हर चीज़ में आपको रूल फॉलो करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं जो अभी आपको समझना नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको वो चीज़ समझना नहीं है, बट मैं फिर भी बताऊँगा क्योंकि आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आपने नेटवर्क देख लिया कि नेटवर्क क्या होता है हमारे पास। अब मैं बताता हूँ कि ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। ठीक है, तो ये नेटवर्क जो होता है ना, ये जो नेटवर्क है इसके 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, इसके 7 लेयर्स होते हैं। और इस लेयर को मैंने याद किया था एक शॉर्ट फॉर्म से। शॉर्ट फॉर्म क्या था? APSTNDP। APSTNDP, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ। ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर, पी का प्रेजेंटेशन लेयर, एस का सेशन लेयर, अरे यार एक मिनट, सेशन लेयर, टी का ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, NDP डेटा लिंक लेयर, और एक और है ना APSTNDP, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर एंड नेटवर्किंग लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट इज एक और था, वो हमें देखना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट अ नेटवर्किंग स्टूडेंट। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेट्स सी नेटवर्किंग लेयर्स क्या होते हैं। अरे यार रुक जाओ,
नेटवर्किंग लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो OSI मॉडल बोलते हैं, वैसे इतना समझना नहीं है, 7 लेयर्स में मैं बस बता रहा हूँ। APST NDP आपको याद रखना है। फिजिकल लेयर, लास्ट जो लेयर है वो है हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। तो 7 लेयर्स होते हैं। कोई भी डेटा आप कहीं से भेजते हो, कहीं पे रिसीव हो रही है, तो वो इन लेयर से गुजरती हैं, ठीक है, इन लेयर से गुजरती है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं इन 7 लेयर्स से, उसके बाद ही कहीं जाती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, आगे देखते हैं हम। तो हमने कुछ रूल्स डिफाइन कर रखा है। अगर आपको डेटा शेयर करना है, रिसीव करना है या फिर कम्युनिकेट करना है डिफरेंट नोड से, डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस से, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। अब मैंने क्या बताई, मैंने 7 लेयर्स बताए हैं आपको, 7 लेयर्स बताए हैं, जिसमें कि पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास क्या आता है, HTTP। अगर आपको और भी देखना है इस चीज़ के बारे में तो अपन कोपायलट खोलते हैं एंड 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो आप नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स एक बार सर्च करना, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल बस आपको सर्च करना है एंड यहाँ पे दिखा देगा रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एंड रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हमने बताया, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वही दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आता है हमारे भाई साहब एप्लीकेशन लेयर में। अभी समझना नहीं है कि एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, कैसे काम करता है, कुछ नहीं। एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक हमारे पास प्रोटोकॉल है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इस बात की जिम्मेदारी लेता है, इस बात की ये गारंटी लेता है, जस्ट होल्ड ऑन, कि वेब पेजेस जो हैं, जो भी वेब पेजेस हैं उसको ब्राउज़र पे शो कैसे करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ भी देखो तो वैसा ही कुछ लिख रहा होगा कोपायलट में, यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। मतलब इंटरनेट पे कैसे आप वेब पेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हो और ब्राउज़र पे रेंडर करवा रहे हो। रेंडर का मतलब शो करवा रहे हो ब्राउज़र पे। किसको करवाना है, वेब पेजेस को करवाना है। तो इस बात की गारंटी, इस बात का जो जिम्मेदारी लेता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझो। एक चीज़ होती है HTTP, काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आती हैं आपके कॉलेजेस में, आपके क्लासेस में, हर जगह HTTPS। तो HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड यहाँ पे S लग गया, मतलब ये सिक्योर्ड है। अब सिक्योर्ड का मतलब, क्यों सिक्योर्ड बोल रहे हैं हम, देखो 2 चीज़ें हैं। सिक्योर्ड तब लगता है जब हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, जब हम अपने वेबसाइट को, मान के चलो मेरे पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैंने होस्ट किया, तो ये जो, हाँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं होस्ट करूँगा ना, ये प्लेटफॉर्म इस बात की गारंटी लेगा कि आपकी वेबसाइट सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो इस सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए वो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। ग्रीन कलर में आपको कहीं पे दिखेगा
ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करो तो ग्रीन और रेड में ऐसा कुछ दिखता है। तो SSL सर्टिफिकेट वेरीफाइड होना चाहिए हर एक वेबसाइट का। अगर ये नहीं आ रहा तो HTTP से सारा काम होगा, वही आपको शो करेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दूसरा चीज़ ये है कि जब भी आप लोकली काम करोगे, लोकली, और जब भी आप प्रोडक्शन पे काम करोगे, देखो हम क्या करते हैं, हम जब भी लैपटॉप पे क्रिएट करते हैं कभी प्रोजेक्ट, ठीक है, हम जब भी लैपटॉप पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो लोकली करते हैं। तो जब आप इस मान के चलो मैंने वेबसाइट बनाई, तो इस वेबसाइट को जब आप टेस्ट करोगे तो वो HTTP पे चलेगा। लेकिन जब इसी वेबसाइट को आप होस्ट कर दोगे किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये होस्टिंग जहाँ से आपको मिली है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे S अटैच्ड हो जाएगा कि हाँ भाई आपका वेबसाइट सिक्योर्ड है। ये फ्लो समझ आया? ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास वो है TCP/IP। अब ये देखो TCP/IP किस लेयर में आता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो HTTP आया हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के अंदर, अब TCP आ रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास प्रोटोकॉल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, वो है TCP/IP। अब क्या है ना कि डेटा, ध्यान से समझो, डेटा हम जो शेयर करें, जो डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, क्लाइंट से सर्वर होता है, जो भी काम होता है वो क्लाइंट से सर्वर होता है। हम सर्वर पे सारा कुछ स्टोर करते हैं। अब आपको क्लाइंट सर्वर भी नहीं पता तो हम अभी आगे देखेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट अपने डेटा को सर्वर पे स्टोर करवाता है। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करवाने का काम, डेटा सही से पहुंचाने का काम किसका है? TCP का है। TCP का मतलब TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है वो स्टार्टिंग टू एंड। एक आता है TCP, ध्यान से समझो, एक आता है TCP और दूसरा आता है UDP। TCP का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP का होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास क्लाइंट है, C लिखता हूँ, एंड ये मेरे पास सर्वर है। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट किया डेटा का कि मुझे डेटा दे दो। ठीक है, एंड सर्वर भी कुछ रिस्पॉन्स तो भेजेगा ना क्लाइंट को। तो ये TCP का काम है। देखो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो मान के चलो कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो TCP है, एंड मोस्ट ऑफ द केस में HTTP और TCP साथ काम करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP का ये काम है कि एक्नॉलेजमेंट दिलवाता है कि आपका डेटा सुरक्षित है। देखो एक चीज़ होता है कि आपने रिक्वेस्ट की, ठीक है, अब सर्वर जो है वो बैठा हुआ, बस आइडल बैठा हुआ, वो बता नहीं रहा कि उसके पास डेटा जो आपने रिक्वेस्ट की है वो है भी या नहीं। ठीक है, तो अगर TCP आप यूज़ कर रहे हो प्रोटोकॉल, तो सर्वर या तो डेटा सेंड कर देगा उसके पास होगा, तो अगर उसके पास डेटा नहीं भी होगा फिर भी वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा। क्या बोलते हैं? ACK बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। तो वो क्लाइंट को बता देगा कि उसके पास डेटा नहीं है। लेकिन जब हम UDP को करते हैं ना, UDP प्रोटोकॉल को हम जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस बात की गारंटी नहीं रहती कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, UDP जब हम यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल, तो हो सकता है
कि हमें एक्नॉलेजमेंट ना मिले। एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक जानकारी, जहाँ पे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है सर्वर पे, ठीक है, सर्वर से मुझे जानकारी मिलना तो चाहिए ना कि डेटा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, जो मैंने रिक्वेस्ट की है। तो TCP में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, UDP में कोई एक्नॉलेजमेंट या फिर कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी सर्वर साइड से, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हम आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, डोमेन होता है एक नेम, किस चीज़ का नेम वो देखते हैं। अ डोमेन इज अ यूनिक एड्रेस। डोमेन क्या है, एक यूनिक एड्रेस है दैट यूजर टाइप इनटू देयर ब्राउजर टू फाइंड योर साइट लाइक example.com। ठीक है, डोमेन क्या है, मैंने बताया था उस टाइम, वी हैव अ ब्राउज़र, ब्राउज़र में एक सर्च फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे हम लिखते हैं google.com। तो उस टाइम मैंने बोला था कि वी कॉल इट एज अ डोमेन, ठीक है। तो ये जो नाम है ना google.com, ठीक है, .com तो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये जो नाम है google.com, आप ये डोमेन नेम खरीदते हो, डोमेन नेम इज यूनिक एड्रेस। ये क्या है कि यूनिक एड्रेस, ध्यान से समझो, ये यूनिक एड्रेस हम ले कहाँ पे रहे हैं, ये ओवर द इंटरनेट, ओवर द वेब पे। देखो वेब पे चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रहा मेरे पास वेब, इस वेब को मैं एक्सेस करता हूँ इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू मैं इस वेब को एक्सेस करता हूँ। अब इस इंटरनेट पे मुझे मेरा नाम का एक डोमेन चाहिए, मेरे नाम का एक डोमेन चाहिए, ठीक है। मैंने नाम खरीद लिया, मैंने नाम बाय कर लिया। अब नाम बाय करने से तो कुछ होगा नहीं, मुझे इंटरनेट पे ही एक स्पेस चाहिए अब अपने नाम को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। इस नाम को मैं अटैच करूँगा अपने एप्लीकेशन से, ध्यान से समझो इस फ्लो को। इस नाम को अटैच करूँगा मैं अपने के एप्लीकेशन से, वो मेरी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। इसी नेम को मैं डोमेन बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो स्पेस मैं लूँगा ना इंटरनेट पे, वेब पे, उसको मैं बोलूँगा होस्टिंग, ठीक है। डोमेन आपने समझ लिया, जो नाम होता है उसको आप बाई करते हो, उसको एक वेबसाइट से जोड़ते हो, एंड जो स्पेस आप लेते हो वेब पे, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, कि आप होस्ट कर रहे हो अपना एप्लीकेशन, ठीक है। इतना समझ आ गया, डोमेन का मतलब समझ आ गया। अब आ जाओ, देखो ये दोनों भाई भाई हैं, क्या है, ये दोनों भाई भाई। सेकेंड क्या है हमारे पास, होस्टिंग। अभी बताया मैंने कि डोमेन और होस्टिंग भाई भाई हैं। वेब होस्टिंग इज़ अ फिजिकल स्पेस, अब मैंने स्पेस की बात की अभी। होस्टिंग इज़ अ फिजिकल स्पेस वेयर योर वेबसाइट लिव्स, जहाँ पे आपके वेबसाइट को एक जगह मिलेगा शोकेस करने का, लाइव करने का, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्टिंग। इट इज़ द सर्वर वेयर ऑल योर साइट्स फाइल डेटा एंड कंटेंट आर स्टोर्ड। ये रहा मेरे पास एक जगह, ठीक है, जो मुझे वेब पे मिला है, जो मुझे ओवर द वेब मिला है। एंड इस चीज़ को मैं इंटरनेट की हेल्प से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इस जगह पे ये जो स्टोरेज मैंने लिया है, ये जो स्पेस मैंने लिया है, इस जगह पे मेरे कई सारे फाइल्स हो सकते हैं, डेटाज हो सकते हैं, मल्टीमीडिया फाइल, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहाँ पे लिया है इस चीज़ को, वेब पे लिया है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो एक जगह जो आप वेब पे लेते हो एंड वहाँ सारा कुछ अपने डेटा को स्टोर करवाते हो, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स, जो होस्टिंग और डोमेन आपको साथ में भी दे देंगे, ठीक है। अगर पॉपुलर नेम्स में बताऊं तो आ जाता है GoDaddy, ठीक है, और आ जाता है माइल्स वेब आ जाता है, आपका आ जाता है होस्टिंगर आ जाता है, और नाम बताऊं मैं तो ब्लू होस्ट आ जाता है,
ठीक है। मतलब ये 3-4 जो है ना वो मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं। इफ़ यू वांट टू बाय अ प्लेस फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर एप्लीकेशन, अगर आपको होस्ट करना है तो यू कैन गो विथ एनी ऑफ दीज। ठीक है, इतना समझ आ गया डोमेन होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस, सिंपल भाषा में अपने को ये समझना है, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इट्स मेनली यूज टू ट्रांसलेट दिस डोमेन इनटू आईपी एड्रेस। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला ये कि मेरे पास वेब है, ठीक है, इस वेब पे मैंने एक स्पेस लिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया कुछ, इसको हम डोमेन बोलते थे, इसका एक डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगी, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, तो हो सकता है ना सेम नाम के कई सारे वेबसाइट्स हों, सेम नाम के कई सारे वेबसाइट्स हों। तो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारे डोमेन को, ध्यान से समझो, ये हमारे डोमेन को एक आईपी में कन्वर्ट कर देता है। आईपी मतलब एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, 192.0.2.1 ऐसा ही रहता है। मतलब ये एक बेसिक एग्जांपल है। दैट कंप्यूटर्स यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क पे, ध्यान से समझो, मैंने ब्राउज़र में रिक्वेस्ट किया google.com, ये मेरे सिस्टम का ब्राउज़र है। अब ये डायरेक्ट नेम पे थोड़ी करेगा कि गूगल का कोई नाम है उस पर रिक्वेस्ट करना, नहीं, ये रिक्वेस्ट करेगा आईपी पे। तो डीएनएस क्या करता है ना, डोमेन नेम का ही एक आईपी जनरेट कर देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि कुछ ऐसा नंबर होता है। ठीक है, और इसी आईपी के थ्रू वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, इसी आईपी के थ्रू वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर से ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। इतना समझ आ गया। ये डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम में क्या दिख रहा है हमें कि यूज़र विथ वेब ब्राउज़र, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की akamai.com, कुछ भी है। अब डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसको एक आईपी प्रोवाइड कर देगा, इस डोमेन के रिस्पेक्ट में इट विल प्रोवाइड एन आईपी। ठीक है, एक आईपी प्रोवाइड किया। अब ये यूज़र जो वेब ब्राउज़र पे है वो एक HTTPS रिक्वेस्ट करेगा। अभी मैं बताया है कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहा है ये, HTTPS, सिक्योर्ड वाला। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बदले में उसको जो भी डेटा वो मांग रहा है सर्वर से, उसको मिल जाएगा। और सर्वर को क्या पता है, आपका आईपी एड्रेस, सर्वर के पास अपना आईपी है। ठीक है, तो डीएनएस ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि विदाउट डीएनएस वी वुड हैव टू मेमोराइज द आईपी एड्रेस। कितना आईपी एड्रेस आप याद रखोगे ऑफ ईच वेबसाइट वी वांटेड टू विजिट, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल डेफिनेटली। हर वेबसाइट का आप आईपी एड्रेस थोड़ी याद कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। सर्वर्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में समझो, सर्वर इज़ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड डिलीवर डेटा टू क्लाइंट। जो क्या करता है, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, सर्वर पे, सर्वर क्या है, कंप्यूटर है जो डेटा स्टोरेज करवाता है, हर चीज़ खुद में स्टोर रखेगा, एंड जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उसको एक उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। बस इतना काम है इसका। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना मैंने बैकएंड के सीरीज़ में भी बता रखा है। ठीक है, एंड लाइक काफ़ी लेक्चर्स आएंगे, फुल स्टैक वाला तो हमने अभी स्टार्ट ही किया है, आगे और भी लेक्चर्स आएंगे तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद SSL का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है।
कि इट इज़ जस्ट अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये एक सर्टिफिकेट होता है दैट इनक्रिप्ट्स डेटा बिटवीन यूज़र डिवाइस एंड वेबसाइट। ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एड्रेसेस एंड नेम्स। वेबसाइट पे क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हो, पेमेंट करते हो, सारा डेटा सेव होता है। ठीक है, तो एसएसएल इस बात की गारंटी लेता है, वो इस बात को मद्देनज़र रखता है कि आपका जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो वो सिक्योर्ड रहे, कोई डेटा ब्रीच ना हो बीच में। ठीक है, कोई डेटा ब्रीच ना हो बीच में। तो ये एसएसएल का काम होता है, अपने को बस समझना है कि किसका क्या काम है। अब आता है मेन कोर्स। कोर्स का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये जो वीडियो है, ये जो कॉन्सेप्ट है कोर्स का, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो ला रखा है जो कि आपको मिलेगा रिएक्ट के सीरीज़ में। ठीक है, रिएक्ट के सीरीज़ में आपको इस चीज़ का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, आगे हम लाएंगे उस चीज़ को भी। ठीक है, तो रिएक्ट वाले जो सीरीज़ आने वाली है उसमें आप देख लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस ओरिजिन का मतलब अगर आप एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ब्राउज़र क्या करता है ना, ब्राउज़र ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका इन डेप्थ लाइक आपको दूसरे वीडियो में ही मिलेगा, लाइक जो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी कोर्स का इतना जानना है कि ब्राउज़र्स ये अलाउ नहीं करता है कि एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे आप कुछ भी रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट का मतलब कुछ भी डेटा आप चाहते हो दूसरे ओरिजिन से, तो वो अलाउड नहीं रहता। ठीक है, जो ब्राउज़र्स रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। अब आते हैं हम फायरवॉल। जल्दी डिस्कस करते हैं इसको एंड फिनिश करते हैं। तो फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर कंप्यूटर और नेटवर्क। ये क्या रहता है, ये गार्ड है किसके लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए प्लस नेटवर्क के लिए। इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, मतलब नेटवर्क पे जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, डाउनलोड हो रही है या फिर अपलोड हो रही है, आ रही है या जा रही है, उसको ये मॉनिटर करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। कुछ इसके पास रूल्स हैं, उस रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ों को ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा। इट डिसाइड्स विच डेटा कैन कम इन, कौन सा डेटा आ सकता है, विच कैन गो आउट, जो कि जा सकता है। जस्ट लाइक गार्ड डिसाइडिंग हु कैन एंटर और लीव अ बिल्डिंग। सिंपल एज अ गार्ड की तरह कि कौन सा डेटा आ सकता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में। होता है ना, कभी कभी आपने देखा कि थ्रेट प्रोटेक्शन नाम से वो देता है मैसेज कि ये आपका वायरस कंटेन कर सकता है ये फाइल जो आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो फायरवॉल का ही काम है वो। दो तरीके के फायरवॉल होते हैं अपने पास, एक नेटवर्क फायरवॉल और दूसरा होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल क्या होते हैं, दीज आर सेटअप एट द गेटवेज ऑफ नेटवर्क टू मॉनिटर ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, ये गेटवेज ऑफ नेटवर्क पे रहते हैं, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड रहता है और उसी को मॉनिटर करता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। ठीक है, सेकंड जो आता है वो है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ये जो फायरवॉल रहता है वो डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि मॉनिटर करेंगे ट्रैफिक को, और जितने भी चीज़ें आप एक्टिविटी करोगे ना उसको गार्ड करते हैं। ठीक है, जब हम मेन फीचर्स की बात करते हैं तो मेन फीचर्स में तीन चीज़ें आती हैं। ब्लॉक्स अनवांटेड ट्रैफिक। ठीक है, अनवांटेड ट्रैफिक जितना भी आएगा उसको ब्लॉक करेगा, आपको मैसेज देगा कि हाँ ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बट उसको ब्लॉक कर देगा जब तक कि आप उसको अलाउ ना करो। सेकंड है मॉनिटर। हाँ, इसमें आपको अगर अलाउ करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर का लाइक वो चाहिए होता है परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसका
हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए होता है। सेकंड, मॉनिटर एक्सेस, जितनी भी चीज़ें आ रही है जा रही हैं उस सबको मॉनिटर करेगा। तीसरा, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हैक्स एंड अटैक्स, जितने भी आजकल हैक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी डेटा ब्रीच हो रही है, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, उन सब को ये हैंडल करता है, मतलब उन सब का एक सिक्योर तरीके से देखभाल करता है। ये काम किसका है, फायरवॉल का, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम वेब डेवलपमेंट में या वेब पे जितनी भी काम होती है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मदद से ही होती है, और इसी आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं हर जगह। सिंपल भाषा में समझे तो हमारे पास एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लैक वाले को एक ब्राउज़र समझ सकते हो, ओके। ये ब्राउज़र क्या करता है ना, इंटरनेट की मदद से रिक्वेस्ट करता है। ये रहा हमारे पास सर्वर, सर्वर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेटा। तो क्लाइंट क्या करता है, इंटरनेट की हेल्प से वो डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड सर्वर क्या करेगा, उस चीज़ का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब ऐसे ही हो जाता है क्या, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल भी बोल सकते हो आप, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स देखे थे, याद है क्या, कुछ प्रोटोकॉल्स, HTTP का प्रोटोकॉल, TCP का प्रोटोकॉल, UDP का प्रोटोकॉल, IP क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ लगने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें होती हैं। रिक्वेस्ट करता है, जो अभी मैंने बताया, रिक्वेस्ट करता है जो फर्स्ट चीज़ है। सेकंड, रिस्पॉन्स, जो सर्वर वापस देता है। एंड तीसरा, सर्विस। सर्विस इज अ स्पेसिफाइड टास्क दैट द सर्वर प्रोवाइड्स फॉर द क्लाइंट टू यूज़, सच एज डाउनलोडिंग इमेज। अच्छा, ठीक है। सर्विस मतलब सर्वर जो होता है ना, इधर देखो, ये जो सर्वर है अपने पास, ये अलाउ करता है कि ये डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, बस उसी को हम सर्विस बोलते हैं। इस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड एज सर्विस। 3 चीज़ें ही होती है आपको। देखो, रिक्वेस्ट आर सेंड फ्रॉम क्लाइंट, इतना अपने को पता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर उसके बदले में रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आगे जो चीज़ें हैं, ब्राउजर्स इंटरेक्शन विद सर्वर्स, ठीक है। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि ब्राउज़र सर्वर के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। सबसे पहला चीज़ ये है, जो यूज़र इंटर्स द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हमने बात करी है, ऑफ द वेबसाइट और फाइल। द ब्राउज़र देन रिक्वेस्ट द DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इतना हमें पता है, सारा कुछ अभी पढ़ रखा है। तो URL हम ब्राउज़र में डालें, ब्राउज़र क्या करेगा, DNS को रिक्वेस्ट करेगा। DNS का काम क्या होता था कि आपके डोमेन को एक IP में कन्वर्ट करेगा, कर दिया IP में कन्वर्ट। DNS सर्वर्स लुक अप फॉर द एड्रेसेस ऑफ द वेब सर्वर, अब उसको एक IP मिल गया, उस पार्टिकुलर IP का एक वेब सर्वर वो खोजेगा। DNS सर्वर्स रिस्पॉन्स विद द IP एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर, IP के साथ वो रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मुझे IP मिल गया। IP मिलते ही ब्राउज़र सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, बोलेगा ठीक है भैया IP मैच हो गया, अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन कर रहा है, ब्राउज़र कर रहा है। किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर को कर रहा है रिक्वेस्ट। कैसा रिक्वेस्ट, HTTP आपको मालूम है, जो कि IP दिया कौन है, DNS सर्वर। अब सर्वर नीड्स ओवर सेंड्स ओवर द नेसेसरी फाइल्स टू द वेबसाइट। अब सर्वर क्या करेगा, जो भी वेबसाइट, जो भी डेटा आपने मांगा था क्लाइंट साइड से, वो आपको भेज देगा, सिंपल। देयर आफ्टर ब्राउज़र देन रेंडर द फाइल, ब्राउज़र उस फाइल को रेंडर करेगा, समझेगा, एंड वेबसाइट इज डिस्प्लेड, वेबसाइट पे वो शो करा देगा। दिस रेंडरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये DOM आप पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट में, जब आओगे ना तब मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे काम करता है। एक होता है BOM, एक होता है DOM। ऐसा हंसना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है।
अब लास्ट जो पॉइंट है, इंटरप्रेटर, CSS इंटरप्रेटर एंड जावास्क्रिप्ट इंजन। अब यहाँ पे काम आता है, देखो छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये जो ब्राउज़र है ना अपना, ये जो ब्राउज़र है इसके अंदर एक इंजन होता है। अभी जो इंजन यूज़ हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, जिसको हम V8 इंजन बोलते हैं। पहले जो इंजन यूज़ हो रहा था उसका नाम था स्पाइडर मोंकी, ठीक है। इस V8 इंजन को अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ टर्म्स आपको। CSS इंटरप्रेटर एंड जावास्क्रिप्ट इंजन, क्या नाम है इसका? V8, कलेक्टिवली नोन एज JIT कंपाइलर, ठीक है। मतलब ये सारे मिल के ना इन सब प्रोसेसेस को हैंडल कर रहे हैं। समझ आया? आया समझ? नहीं आया तो वापस से रिपीट मोड में देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, ट्रैफिक कंजेशन, कॉस्ट ज़्यादा ऑब्वियसली। अगर आप सर्वर बिठा रहे हो तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सर्वर है, मान के चलो कोई एक कंपनी है उसके पास 1000+ सर्विसेज हैं, 1000+ सर्विसेज हैं एंड उसके पास 500+ मिलियन उसके पास क्या है, ट्रैफिक आते हैं पर मंथ बोल लो या फिर पर ईयर बोल लो। तो क्या आपको लगता है एक सर्वर या 2 सर्वर या 3 सर्वर से उसका काम बन जाएगा? नहीं, आपका सर्वर का कॉस्टिंग बढ़ने वाला है भाई साहब, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस चीज़ में, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं, देख लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटायर लेक्चर। होप सो थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा कि वेब के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं वो मैंने कोशिश करी कि समझा दूँ, एंड होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट में बता देना, उस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML, विच इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस web development course in 2025. Thank you.